जानते हैं ग्रोथ मेजरमेंट, कि ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को कैसे मापा जा सकता है, और इसी में आएंगे ग्रोथ पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले एक हम पढ़ते हैं डायरेक्ट में फ्रेश वेट से, ड्राई वेट से, ठीक है, और प्लांट हाइट से। ये सब ग्रोथ ही बता रहे हैं ना, वजन हमने क्या बताया था डेफिनेशन में, मास वेट वॉल्यूम, प्लांट हाइट से और एरिया से, ठीक है, और नंबर से। किसका नंबर हम देखते हैं, सेल डिवीजन का। तो फ्रेश वेट से, ड्राई वेट से, प्लांट हाइट और एरिया। फ्रेश वेट कैसे नापते हैं, प्लांट को लेके आए, मोस्टली बोला जाता है कि फ्रेश वेट में हम रूट को नहीं इंक्लूड करते हैं, जो सरफेस से ऊपर का पार्ट होता है उसी को हम इंक्लूड करते हैं, तो फ्रेश वेट ज्यादा एक्यूरेट नहीं देता, ड्राई वेट एक्यूरेट होता है फ्रेश वेट से। कैसे, ड्राई वेट में क्या हम लेके आए प्लांट को और उसको रखते हैं हॉट एयर ओवन में, किसमें, हॉट एयर ओवन, इसमें हम 2 से 3 दिन तक रखते हैं। कितने डिग्री पर, 70 डिग्री पर। एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा ये कंप्लीट ड्राई हो गया। आप क्या करो, 2 दिन 24 या 48 के आवर के बाद उसका वेट हो, उसका वेट आया 5 ग्राम, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे वेट हो, उसका वेट आया 4 ग्राम, उसके बाद नेक्स्ट डे हो 4 ग्राम। तो जब तक उसका वेट, जो वेट हम ले रहे हैं, वजन हम कर रहे हैं, वो परमानेंट कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक उसका ड्राई वेट नहीं होता। ये कोई टेक्निक नहीं है कि 2 दिन बाद उसको लेंगे तो उसका ड्राई वेट होगा। ड्राई वेट कब मेजरमेंट करते हैं, जब हॉट ओवन में रखा हुआ जो मटेरियल है उसका वेट कांस्टेंट हो जाए, तो तब आता है कौन सा वेट, ड्राई वेट। हाइट में क्या है, आज 5 सेंटीमीटर थी, 3 दिन बाद 5.5 होगी, तो उसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। लास्ट क्या है, एरिया। एरिया में, एरिया किसका निकालते हैं, लीफ एरिया का। आज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 10 दिन बाद देखे तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। एरिया किसका निकाल सकते हैं, लीफ का। नंबर किसका, सेल का। ओके, चलो अब हम आते हैं सीधे सीधे ग्रोथ पैरामीटर्स पर। ग्रोथ पैरामीटर्स पर पहला है, इनको मैं याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी। पहला है एजीआर। एजीआर मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब है कि यूनिट टाइम में कितनी उसके वेट में इंक्रीज हुआ, यूनिट टाइम में उसका वेट कितना इंक्रीज हुआ। देख सकते हैं हम एजीआर इज इक्वल टू W2 माइनस W1 T2 माइनस T1। इसको हम लिख सकते हैं dW अपॉन dt, कि आज हम क्रॉप हमने बोई थी, 1 महीने बाद हमने देखा, 30 दिन पे हमने देखा क्या, उसका वजन आ रहा था 5 ग्राम, कितने पे, 30 दिन पे। उसके बाद हमने 60 दिन पे देखा, कितना, 10 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हो गई, 5 माइनस डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ पैरामीटर होते हैं ये मंथ में ही नापे जाते हैं, मतलब ये 30 डेज के इंटरवल पर ही इनको मेजर किया जाता है। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी, वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और टाइम की यूनिट इसमें हम लेंगे डेज, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर डे। ये सबसे सिंपल ग्रोथ पैरामीटर है, कौन सा, एजीआर, एब्सोल्यूट ग्रोथ पैरामीटर। इसमें क्या होता है, दो टाइम के बीच में उसी का क्रॉप का वेट लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, दूसरे पे, सीजीआर। क्रॉप ग्रोथ रेट। उसमें क्या था कि यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, इसमें हम लगा देंगे, क्रॉप है तो क्या लगा देंगे, एरिया, कि पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में कितनी ग्रोथ हुई। कैसे, क्रॉप ग्रोथ रेट क्या होता है, क्रॉप ग्रोथ रेट होता है जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट था, कि इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। इसमें क्रॉप है तो एक एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, तो इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इतना तो हमने एजीआर में लिखा ही था, इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। 10 दिन में लिया वेट हमने, उसको W2 बोल दिया, 5 दिन में लिया उसको W1 बोल दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है, पर यूनिट टाइम, तो हम इसमें और क्या लेंगे, टाइम कहाँ आएगा नीचे, सॉरी एरिया कहाँ आएगा नीचे, तो 1/T। T क्या है यहाँ पर, लैंड एरिया। P क्या है, लैंड एरिया, कि क्रॉप को हमने कितने में बो रखा है, ठीक है। तो जो क्रॉप ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, ये टर्म दिया था डीजे वॉटसन ने, ये भी पूछे जाते हैं इनके साइंटिस्ट, डीजे वॉटसन। चलो क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड पे, सेकंड क्या है, सीजीआर हो गया। अब आते हैं
रिलेटिव ग्रोथ रेट पे। रिलेटिव ग्रोथ रेट RGR, ये किसने दिया था? ब्लैकमैन। पर ब्लैकमैन भी फिजियोलॉजी में 2-3 आते हैं, तो पूरा नाम याद रखेंगे, VH ब्लैकमैन ने दिया है। एक फोटोसिंथेसिस, दो जो होता है ब्लैकमैन फोटोसिंथेसिस में आएंगे, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है? RGR का रिलेटिव। रिलेटिव मतलब समझ रहे हो कि जो पहले से ड्राई मैटर प्रेजेंट है उसकी तुलना में हमारा जो ड्राई मैटर है वो कितना बढ़ा, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन, इसको हम बोल सकते हैं इफिशियंसी इंडेक्स। इफिशियंसी इंडेक्स इसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। इफिशियंसी इंडेक्स बोला जाता है। इफिशियंसी इंडेक्स किसने बोला था इसको? ब्रिक्स ने। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं। देखो इसका फॉर्मूला अगर हम जैसे CGR और AGR का बनाएंगे तो सिंपल है, पर इसको लॉग बेस ई की फॉर्म में बनाया गया है। तो अगर आप लिखना चाहोगे इसका फॉर्मूला तो आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन W2 माइनस W1 पर यूनिट टाइम T2 माइनस T1 पर यूनिट ऑलरेडी ड्राई मैटर प्रेजेंट 1/W, कि जो पहले हमारा पहले हमारा 50 ग्राम था, अब जो इंक्रीज हुआ है वो हमारा 25 ग्राम है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में अगर हम समझने की तरह लिखें तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आप इसकी यूनिट बना दोगे क्या? W2 W माइनस किसमें? ग्राम, ठीक है, पर ग्राम। टाइम किसमें? पर डे। क्लियर है? ग्राम पर डे, ठीक है। यूनिट हमें समझ में आ गई। किसने दिया था? RGR। अभी मैं इनको आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगी सबको, पहले समझ लेते हैं। इफिशियंसी इंडेक्स किसने बोला था? ब्रिक्स ने। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ऑलरेडी ड्राई मैटर प्रेजेंट है उसकी तुलना में कितना ड्राई मैटर बढ़ा, ठीक है। तो W2 माइनस W1 T2 ये तो हमें पता ही है, ये तो आएगा ही ग्रोथ में, ठीक है। CGR AGR और RGR तीनों में ये कॉमन है। ऑलरेडी ड्राई मैटर प्रेजेंट, उसमें CGR में क्या था? एरिया, और इसमें हमने ले लिया वेट। अब हमें इसका फॉर्मूला समझ में, इसका हमें यूनिट समझ में आ गई और इसका हमें डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे दिया गया है इसका? लॉग बेस में। RGR इज इक्वल टू लॉग बेस E W2 माइनस लॉग बेस E W1 अपॉन T2 माइनस T1। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, उसको मॉडिफाई करके लॉग फॉर्म में लिखा गया है। तो आप कंफ्यूज मत करना, पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें इसी फॉर्मूले से करने हैं। जितने भी RGR के फॉर्मूले क्वेश्चन आएंगे उसको हमें लॉग बेस ई के फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। जो RGR था उसमें क्या है कि जो इंक्रीज ड्राई मैटर हो रहा है किसकी तुलना में, हम कोई तो रेफरेंस रखेंगे ना, को ऑलरेडी जो ड्राई मैटर प्रेजेंट है, ओके। किसने दिया था RGR टर्म किसने दी थी? ब्लैकमैन ने, VH ब्लैकमैन ने, ओके। इसको एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं, किसने बोला था? ब्रिक्स। फोर्थ वन NAR। इसको सबसे पहले फुल फॉर्म है इसकी नेट असिमिलेशन। असिमिलेशन समझते हो? जो भी फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसका यूटिलाइजेशन होता है या उसको स्टोर करके रख दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन जो फोटोसिंथेट जो बनता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? खाना बनाता है। जो खाना बनता है या तो उसको हम रख देते हैं, जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको या तो हम रख देंगे या हम खर्च कर देंगे, तो उसी को हम बोलेंगे असिमिलेशन। तो इसमें यही हमें देखना है, नेट असिमिलेशन रेट, ठीक है। इसको यूनिट लीफ रेट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है कि फोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन यूटिलाइज हुआ। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O इक्वल क्या बनता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। कभी भी आपको फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं लिखना है, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। अगर इसी डेफिनेशन को, ये तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई, इसी डेफिनेशन को उल्टा कर दिया, सॉरी इसी इक्वेशन को उल्टा कर दिया जाए तो ये किसकी हो गई? रेस्पिरेशन की। तो हम जो देखते हैं नेट असिमिलेशन, किसका असिमिलेशन देखते हैं? कार्बन का, कि फोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन यूटिलाइज हो रहा है और रेस्पिरेशन में कितना कार्बन इसमें भी तो कार्बन होता है ना। इसमें क्या होगा? C6H12O6। पर इसमें बनता क्या है अल्टीमेट प्रोडक्ट? सुक्रोज। आपको पता है सुक्रोज का फॉर्मूला? C12H22O11, ठीक है। तो इसमें भी तो कार्बन है। तो फोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन यूटिलाइज हुआ और रेस्पिरेशन
रेशन में कितना कार्बन निकला। तो हम क्या देख रहे हैं, नेट एसिमिलेशन रेशियो में हमें किसका एस्टिमेशन देखना है, सबसे पहले तो कार्बन का, कि फोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन जाता है और रेस्पिरेशन में कितना कार्बन निकलता है। ये किसमें देखते हैं, नेट एसिमिलेशन रेट में। ये तो हो गया समझने के लिए। अब हमें क्या जानना है कि एक्चुअली नेट एसिमिलेशन रेट में हो क्या रहा है। W2 माइनस W1, ये तो लिखना ही है, T2 माइनस T2 T1, इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट लीफ एरिया इनटू लॉग की फॉर्म में इस फॉर्मूले को दिया गया, लॉग A2 माइनस लॉग A1 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1। देखो अब आपको मैं फिर से समझाती हूँ कि ये यूनिट लीफ रेट क्या होती है। यूनिट लीफ रेट का मतलब है जो प्लांट का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके कारण कितना ड्राई मैटर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर डे। ठीक है, अब हमें देखना है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि कितना कार्बन एसिमिलेशन हुआ। तो हम डे में नहीं देखते हैं, कितने देखते हैं, 7 दिन में, तो वीक लिख देते हैं। और जो लीफ का जो एरिया होता है वो छोटा होता है, मीटर स्क्वायर में नहीं लेके क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। पर अगर आप वो भी लिखोगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, वो भी ठीक है। ठीक है, पर जो हम बोल रहे हैं ना मैंने करके देखा है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक वीक में हम मेजर कर पाएंगे, एक दिन में कभी मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना उसका एरिया इंक्रीज हुआ। तो फिर से समझ लो, नेट एसिमिलेशन रेट में क्या होता है, हम देखते हैं कि कितना कार्बन एसिमिलेट हुआ। मतलब एसिमिलेशन का समझ लो स्टोर और यूटिलाइजेशन। एसिमिलेशन में 2 टर्म आती हैं, एसिमिलेशन में या तो स्टोरेज होगा या यूटिलाइज होगा। जैसे है ना, ये जो होता है कार्बन, ये क्या है, प्लांट का पैक। ठीक है, नेट एसिमिलेशन रेट का फॉर्मूला हो गया W2 माइनस W1, मतलब इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट लीफ एरिया। ठीक है, पर यूनिट लीफ एरिया। तो क्या हो गया, ग्राम, जैसे हमारा CGR का जो फॉर्मूला था वो यही था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे, सेम है। तो इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट लीफ एरिया। ओके, तो इसमें हमें लीफ एरिया देखना है क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में। तो नेट एसिमिलेशन रेशियो को डिफाइन कर दोगे, इट इज द टोटल बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन कार्बन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। चलो अब हम इसको यूनिट लीफ रेट भी बोलते हैं। अब हम आते हैं, अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, लीफ एरिया रेशियो और दूसरा है लीफ वेट रेशियो। ठीक है, लीफ एरिया रेशियो में कैसे बोलते हैं हम कि लीफ का कितना एरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें हमने लिख दिया कि फोटोसिंथेसिस करके क्या कर रहा है कि प्लांट के जो ड्राई वेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख दिया हमने एरिया किसका, लीफ का। याद है आपको, लैंड एरिया हमने पी से डिनोट किया था, तो ए का मतलब हो गया लीफ एरिया, सिंपल। किसके कंपैरिजन में हम देखना है, प्लांट ड्राई वेट के कंपैरिजन में। तो लीफ एरिया रेशियो क्या होता है, लीफ एरिया डिवाइडेड बाय प्लांट वेट, क्योंकि इससे प्लांट का कितना वेट बढ़ रहा है, तो वो क्या होता है, लीफ एरिया रेशियो। और लीफ वेट में क्या होगा, किसका वेट, पत्ती का, क्योंकि यहाँ देखा, देखो नाम से पता चल रहा है लीफ एरिया, तो ऊपर एरिया लिखेंगे, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ वेट, तो ऊपर लिखेंगे वेट किसका, लीफ का। और नीचे की हम क्या देख रहे हैं, ड्राई मैटर प्रोडक्शन, तो क्या लिखेंगे नीचे, वेट। अब इसका यूनिट तो क्या हो जाएगा, लीफ एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट रेस, क्योंकि दोनों ही वेट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है, लीफ एरिया रेशियो और लीफ वेट रेशियो को दोनों को एक साथ याद किया है, लीफ एरिया तो ऊपर क्या आएगा, लीफ एरिया, लीफ वेट नाम से पता चल रहा है, तो ऊपर क्या आएगा, लीफ वेट। किसके कंपैरिजन में हम क्या देख रहे हैं, प्लांट का ड्राई मैटर इंक्रीज कितना होता है, तो नीचे क्या है, प्लांट वेट और प्लांट वेट। क्लियर है, दोनों टर्म इनको लीफ एरिया रेशियो और लीफ वेट रेशियो, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, और लीफ एरिया रेशियो को कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। ये लीफीनेस बताता है पत्ती में कि कितनी लीफ जो है वो एक्टिवली फोटोसिंथेसिस कर रही है। दोनों क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं, 2 इंपॉर्टेंट और है, कौन कौन से, SLA स्पेसिफिक लीफ एरिया और स्पेसिफिक लीफ वेट। मतलब इसमें क्या होगा, पत्ती का ही एरिया होगा, पत्ती का ही वजन होगा। क्लियर है, स्पेसिफिक लीफ एरिया क्या है, लीफ एरिया अपॉन किसका वजन, लीफ वेट। क्लियर है, ये दोनों किसका है, ये भी लीफ एरिया है और ये लीफ वेट है। क्लियर है, स्पेसिफिक लीफ एरिया हो गया
किसका वेट, पत्ती का, ठीक है, और किसका एरिया। अब हम देख रहे हैं भाई ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्पेसिफिक लीफ एरिया को उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक लीफ वेट। स्पेसिफिक टर्म लगा दी, इसका मतलब क्या है, उसमें लीफ का उसी पर्टिकुलर चीज का एरिया आएगा, उसी का वेट आएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम, और इसकी यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोनों। देखो पहले हमने याद किए थे LAR और लीफ एरिया रेशो और लीफ वेट रेशो। उसमें जो था लीफ का एरिया था, लीफ का वेट था, पर नीचे क्या था, पूरे प्लांट का वेट, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं था। अब ये स्पेसिफिक टर्म आ गई। स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक टर्म लग जाए, देखिए नाम क्या है, स्पेसिफिक लीफ एरिया, तो ऊपर लीफ एरिया लिख दिया, स्पेसिफिक लीफ वेट तो ऊपर लीफ वेट लिख दिया। अब है स्पेसिफिक तो नीचे या तो वेट आएगा या एरिया आएगा, किसका, पत्ती का, ठीक है। स्पेसिफिक टर्म लग गया तो अब हम सिकुड़ गए हैं, पूरा प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लीफ की। चलिए अब हम आते हैं लीफ एरिया इंडेक्स। देखो हमने RGR और CGR एक साथ याद करनी है, भी मैं बताती हूँ आपको, है ना। और NAR को अकेला छोड़ दो, किसी की सगी नहीं है। और हमको फिर क्या करना है, LAR और FWR, लीफ एरिया रेशो और लीफ वेट रेशो को एक साथ याद करना है। अब आता है लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स क्या है, ये तो बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया था, DJ वॉटसन ने। लीफ एरिया इंडेक्स इज इक्वल टू लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया। सिंपल, कुछ नहीं। देखो दो दो की टर्म में याद कर रहे हैं, CGR और RGR को एक साथ याद किया, NAR को अलग छोड़ दिया, लीफ वेट रेशो और लीफ एरिया रेशो को एक साथ याद किया, फिर SLA और SLW को एक साथ याद किया, और इसको अकेला याद कर रहे हैं। लीफ एरिया इंडेक्स कितना क्या होता है, लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंडेड एरिया। तो ये दोनों एरिया है तो यूनिट कुछ नहीं होगा, यूनिट वैस होगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और मतलब मैक्सिमम जो ग्रोथ होनी चाहिए ना प्लांट के लिए, तो उसके लिए एक दो मतलब रेशो दिया हुआ है कि आप है ना मैक्सिमम 4 से 6 सबका होना। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए लीफ एरिया इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, 4 to 6। यूनिट वैसे तो कोई यूनिट नहीं है क्योंकि दोनों एरिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो कट जाएगा। ओके, अब एक लास्ट बचा है कौन सा, लीफ एरिया ड्यूरेशन, LA, लीफ एरिया ड्यूरेशन। लीफ एरिया ड्यूरेशन का मतलब है कि प्लांट की पत्तियां कितने दिन तक हरी रहेंगी, या मतलब प्लांट की पत्तियां कितने दिन तक फोटोसिंथेसिस करेंगी। ड्यूरेशन मतलब टाइम, और लीफ एरिया मतलब जो लीफ का जो एरिया है वो कितने टाइम तक फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका जो यूनिट होता है, दो चीज आ रही है इसमें, लीफ एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और ड्यूरेशन तो मीटर स्क्वायर डेज में, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर डे। और इसने लीफ एरिया ड्यूरेशन दिया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है लीफ एरिया ड्यूरेशन का, लीफ एरिया 1 प्लस लीफ एरिया 2 डिवाइडेड बाय 2 T2 माइनस T1। ये एक चीज आपको ये तो समझ में आ रही है ना, T2 माइनस T1 और T2 मतलब दूसरे टाइम पे लिया गया लीफ एरिया, LA2 का मतलब, और T1 पे लिया गया लीफ एरिया, मतलब 5वें दिन पर लिया गया, पहला है 5 दिन, दूसरा है 10 दिन। 5 दिन पे लीफ एरिया ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हो गया हमारा लीफ एरिया 1, और 10 दिन पे जो ले रहे हैं वो क्या हो गया, लीफ एरिया 2। तो 2 और 1 में तो कंफ्यूज नहीं करोगे कि पता चला सारी रामायण समझ गई, पता ही नहीं चला राम मरा की रावण, कि T2 का मतलब है कि दूसरा टाइम पे लिया गया लीफ एरिया 2। लीफ एरिया 1 का मतलब है पहले टाइम पर लिया गया लीफ एरिया, यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर डेज। चलो अब इसको एक हम दो दो करके याद कराते हैं, ठीक है। पहले याद कराते हैं हम किसको, CGR और RGR को। फुल फॉर्म सबको पता है, क्रॉप ग्रोथ रेट, और कॉमन बीच में लिख दिया है, और R का मतलब रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो ड्राई मैटर प्रोडक्शन है। तो क्रॉप ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या है, कि कितना ड्राई मैटर प्रोडक्शन हुआ पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में, W2 माइनस W1 T2 माइनस T1 इंटू 1/P। P क्या है, लैंड एरिया, ठीक है।
कि T2 में कितना डायमीटर था और T1 टाइम में कितना डायमीटर था। ये दो डिफरेंट समय हैं। जैसे ये 30 दिन पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 30 और 60 दिन पे, क्योंकि ये जो ग्रोथ पैरामीटर होते हैं ये 30 डेज के इंटरवल पर ही देखे जाते हैं। 30 डेज पे हमने देखा कितना आया 5 ग्राम और 60 डेज पे आया 25 ग्राम। ओके, तो हम निकाल लेंगे इसका CGR। 25 माइनस 5 20 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 30 तो कितना 20 डिवाइडेड बाई 30, ये हमारा आ गया CGR। ओके, क्रॉप ग्रोथ रेट समझ गए। अब हम आते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट पे। रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या थी, रिलेटिव ग्रोथ रेट में सब सेम था। अगर हम फॉर्मूला लिखे तो सब सेम था। कैसे, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इंटू 1/W। ऑलरेडी ड्राई मैटर प्रेजेंट, हम इसमें एरिया में नहीं देख रहे, हम देख रहे कि हमारे पास कितना था 15 दिन पर और 20 दिन पर कितना हो गया। ओके, पर इसका फॉर्मूला किस बेसिस पे लिखता है, लॉग बेसिस पे। ये मैंने नहीं दिया है, मैं देती तो इसी बेसिस पे आपको फॉर्मूले सॉल्व करने होते हैं। तो ये ब्लैकमैन ने दिया हुआ है। कैसे, log EW2 माइनस log EW1 डिवाइडेड बाई क्या, T2 माइनस T1। इसका यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, और इसका ग्राम पर डे, और इसकी यूनिट हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, CGR किसने दिया था, डीजे वॉटसन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जितने साइंटिस्ट के नाम ले रही हूँ इंपॉर्टेंट है, डीजे वॉटसन ने। RGR किसने दिया था, VH ब्लैकमैन ने। और इसको एक और बोलते हैं इफिशियंसी इंडेक्स, क्योंकि ये इफिशियंसी प्लांट की बता रहा है कि ऑलरेडी उसके पिछले की तुलना में कितना ड्राई मैटर इंक्रीज हुआ। चलो, अब कौन सा आया, तीसरा, जो अकेला रहता है उसका कोई दोस्त नहीं है, NAR। NAR में हमने क्या देखा है कि जितना कार्बन बनता है उसका मतलब कितना कार्बन लॉस्ट होता है और फोटोसिंथेसिस में कितना कार्बन बनता है। पर इसका फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट लीफ एरिया बेसिस इनटू, ये भी लॉग की फॉर्म में, ये दोनों भाई साहब लॉग की फॉर्म में, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1। सॉरी, NAR सबको समझ में आ गया था। फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन W2 माइनस W1 T2 माइनस T1 इनटू लॉग बेस E A2 माइनस सॉरी लॉग बेस A2 डिवाइडेड बाय A2 माइनस A1। यूनिट क्या होगी, मतलब ये क्या है कि लीफ एरिया के कारण प्लांट का पर यूनिट टाइम में कितना वेट इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर एरिया, सॉरी पर डे। पर डे की जगह इसमें क्या लिखते हैं, वीक। चलो, अब दो कौन से हैं एक साथ, कौन से आएंगे, अब दो आएंगे, कौन से, LAR लीफ एरिया रेशो और लीफ वेट रेशो। भाई जिसका नाम आ रहा है इसमें ग्रोथ पैरामीटर में वो ऊपर आएगा। लीफ एरिया रेशो ऊपर क्या आएगा, लीफ का एरिया। लीफ वेट रेशो में ऊपर क्या आएगा, वेट किसका, लीफ का। किसके बेसिस पे देखना है, हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीज इन ड्राई मैटर प्रोडक्शन। तो लीफ एरिया के कारण प्लांट का कितना वेट इंक्रीज हुआ, कितना इसमें पार्टिसिपेशन है, उसको हम बोलते हैं लीफ एरिया रेशो। लीफ वेट लीफ वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। ये हो गए दोनों, कंफ्यूजन नहीं, दोनों को एक साथ याद करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब बचे क्या, SLA एंड SLW, स्पेसिफिक लीफ एरिया, स्पेसिफिक लीफ वेट। इसमें लीफ का ही एरिया आएगा, लीफ का ही वेट आएगा। तो ऊपर क्या आएगा, लीफ का एरिया, नीचे क्या आएगा, लीफ का वेट। इसमें ऊपर क्या आएगा, लीफ का वेट, नीचे क्या आएगा, लीफ का एरिया। खत्म, स्पेसिफिक है ना, उसी चीज का होगा। यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अब बचा क्या, LAI लीफ एरिया इंडेक्स, लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया। क्या यूनिट होगी, दोनों एरिया दो यूनिट रेस। कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम ग्रोथ के लिए, 4 to 6। क्लियर है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4 to 6। लास्ट क्या बचा, लीफ एरिया ड्यूरेशन, कि जो प्लांट की पत्ती है कितने दिन तक उसका जो लीफ एरिया है वो क्या रहता है, ग्रीन रहता है। ठीक है, तो इसमें आएगा लीफ एरिया 1 प्लस लीफ एरिया 2 डिवाइडेड बाय 2 T2 माइनस T1। यूनिट क्या होगी लीफ एरिया की, सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या है, डेज।
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पेयर में याद कर करके बताया, वैसे याद करोगे कभी नहीं भूलोगे। और एक और होता है कि अगर हम NAR को रीफ एरिया इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो CGR हो जाता है। समझे? CGR क्या होता है? रीफ एरिया इंडेक्स को NAR से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? CGR। क्यों? नेट एरिया असिमिलेशन, मतलब हमने क्या किया, उसका पूरा प्लांट, CGR मतलब क्रॉप ग्रोथ रेट, पूरा प्लांट का पार्ट ले लिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, और उसका एरिया भी ले लिया, पर्टिकुलर क्रॉप इसमें बताया था ना, लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया, तो क्या हो गया? CGR। ये एक फॉर्मूला है, ये भी इसी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये मैंने जितना शॉर्ट तरीके से आपको याद करने का टर्म बताया है ग्रोथ पैरामीटर्स का, होप सो आपको समझ में आया। कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है साइंस में, तो आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।